हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह, सेवियर फाउंडेशन फाउंडर। आज मैं वंदना सिन्हा जी के पास आया हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है पिछले 12 सालों से, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और आम आदमी पार्टी की केस की प्रवक्ता। थैंक यू मैम फॉर गिविंग द प्रीशियस टाइम। आज इंडिया का लाइन्स हुआ। तो वंदना, डोंट यू थिंक दिस wrong however मैम, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पोल्स करवाया था, जिसमें कानूनी जो दाव पेच जो भी चीजें होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लोगों ने पूछा है। तो उसमें बहुत लोगों ने ये पूछा है कि सबसे पहले कि आप किस किस तरीके के केस को देखती हो। कैन यू प्लीज ब्रेक इट डाउन? अभिषेक, बेसिकली लॉ बहुत वास्ट होता है, तो ये कह पाना कि मैं किस फील्ड में प्रैक्टिस करती हूँ, बेसिकली जैसा कि तुमने अभी बताया, मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की मेंबर हूँ, बट मैं स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि दिल्ली में अन्य कई कोर्ट हैं, तो मैं वहाँ ट्रायल कोर्ट में भी बहुत सारे मैटर्स को देखती हूँ। हमारे साथ 6-7 और एसोसिएट्स हैं, जूनियर्स हैं, जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं। तो वैसे बात करें तो बेसिकली मैं प्रॉपर्टी मैटर्स, फैमिली डिस्प्यूट्स मैटर, क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स भी देखती हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि मैं दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की पैनल लॉयर भी हूँ, एनडीएमसी की पैनल लॉयर हूँ, दिल्ली एग्रीकल्चर कमेटी और अन्य के ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिसकी मैं बैंकिंग्स की भी पैनल लॉयर हूँ। वंदना मैम, सबसे ज्यादा जो कॉल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लैंडलाइन पे आ रही है ना, वो तलाक रिलेटेड, बहुत से तलाक के केसेस होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। तो मैम इसको ब्रेक डाउन करोगे, इस पे कैसे बचा जाए, इसके क्या क्या कानूनी चीजें क्या होती है? बात तो आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक। आज की डेट में यदि हम बात करें तो डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। हर तीसरा केस जो मेरे पास आता है शायद वो तलाक का है। अब देखो क्यों होता है ये कह पाना तो मेरे और आपके लिए अनुचित होगा। हर किसी का एक अलग ही रीजन है, शायद हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेहतर है कि मैं आपको इस पे लॉ के बारे में बता देती हूँ कि लॉ क्या कहता है, क्या कैसे होता है यदि किसी के अंदर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली डाइवोर्स जो केस है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हम डाइवोर्स फाइल करते हैं, जिसमें डाइवोर्स फाइल करने के अलग अलग प्रोविजंस बताए गए हैं कि आप किस कारण से डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी यह होता है कि दोनों पार्टी में एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है, दूसरी पार्टी नहीं चाहती है, तो उसको हम कंटेस्टेड केस कहते हैं। तो उस केस के अंदर हम जो रीजन है उसको लॉ डिफाइन करता है, तो उस लॉ के अंदर हम उस केस को डालते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। और जब दोनों पार्टी तैयार होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि दोनों पार्टी तैयार होती है कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उस केस को हम कंटेस्टेड नहीं करते, वो होता है म्यूचुअल कंसेंट से। तो हम फिर म्यूचुअल कंसेंट से वो 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हम उसको फाइल करते हैं। और इसके अलावा भी जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, मेंटेनेंस के केसेस हो गए। तो ये इसमें डिपेंड करता है कि सामने वाले का बच्चा है नहीं है। मैम, आजकल रील्स का जमाना है, राइट? और तो बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, तलाक ले लिया, और उसके बाद 1 करोड़ 5 करोड़। तो मैम ये क्या होता है? जैसे मुझे जैसे नॉर्मल जिसको इतने लॉ की नॉलेज नहीं है, तो ये इसको कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन? अभिषेक, जो आपने बात कही अभी रील्स और ये सब, हाँ आज के डेट में देखो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग अपने एक्सपीरियंसेस डालते हैं। बट मैं ये कह दूं कि देखो, जो 5 करोड़ जो तलाक के केसेस में कोई 2 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़, देखो ये कोई सेटल्ड लॉ नहीं है, ठीक है। ये वो एक तरीके का अमाउंट पत्नी को दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ इनकम, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम जो हस्बैंड का होता है। तो क्योंकि अब हो सकता है, अब ये हर केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि अब जो महिला है जिसने डिवोर्स लिया है, जिसने तलाक लिया है, क्या वो सिंगल महिला है, क्या वो नौकरी करती है, क्या उसका बच्चा है। तो कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, सारे उसके दोनों पहलू को देखते हुए, दोनों पक्ष के देखते हुए कि क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे है, तो उस केस के अंदर कुछ कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जाता है।
मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है। मेंटेनेंस में आपको बता दूं 3 तरीके से फाइल होते हैं। इनफैक्ट अलग अलग लॉ है जिसमें मेंटेनेंस फाइल करते हैं। हम हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के साथ भी फाइल करते हैं महिला की तरफ से सेक्शन 24 के अंदर। वैसे ही हम सीआरपीसी के अंदर फाइल करते हैं सेक्शन 125 के अंदर। वैसे ही हम डीवी एक्ट के अंदर भी फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम 3 केसेस फाइल करें तो हमें 3 जगह से मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। तो मिलेगा एक ही, मतलब जिस कोर्ट में मान लीजिए आपने तीनों केस डाल दिया है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस वो होता है जो खर्चा बांधा जाता है बच्चे के लिए या महिला यदि वर्किंग नहीं है उस केस के अंदर। तो जब जो केस सबसे ज्यादा मेंटेनेंस ग्रांट करती है उसको लेके चलते हैं। फिर मिलता एक ही है, ये नहीं कि 3 अलग अलग कोर्ट से आपने ऑर्डर पास करा लिया है तो आप सारे लेंगे, एक ही मेंटेनेंस मिलेगा। तो विच एवर इज हायर इन विच व्हाट मैटर, तो वही वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से अदरवाइज ऐसा कुछ सेटल्ड लॉ नहीं है। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डाइवोर्स का नाम सुनते हैं आजकल। वैसे तो देखो अच्छी बात नहीं है फैमिली डिस्प्यूट्स, बट जहाँ ऐसे केसेस हैं तो ऐसा कोई सेटल्ड लॉ नहीं है जहाँ 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। मैम अभी जस्ट 5-6 दिन पहले मैंने एक रील पे एक वीडियो देखा था। हम सबके प्रिय शिखर धवन जी जो कि इंडियन क्रिकेट के एक सितारे हैं, और उनका रोता हुआ एक वीडियो आया था। बेटे को उनसे मिलने की मंजूरी नहीं मिलती है मैम। सो ये क्या लॉ होता है मैम, हमें नहीं पता सब, तो कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन। बेसिकली आप जो पूछ रहे हैं इसमें जहाँ पे एज फार एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न, व्हेन देयर इज अ ब्रोकन रिलेशनशिप ऑफ द वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है, जहाँ डिवोर्स के केसेस होते हैं, तो बच्चा यदि माइनर है तो उसकी कस्टडी दी जाती है, ठीक है। दोनों में एक पार्टी को ही कस्टडी मिल सकता है हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से, या तो फादर को मिलेगा या मदर को मिलेगा। तो हमारे यहाँ ज्वाइंट कस्टडी का अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो किसी एक पर्सन को मिलता है। लेकिन कस्टडी यदि एक पर्सन को मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे पर्सन से, या जो दूसरा उसका ईदर ऑफ द स्पॉस फादर हो या मदर हो जिसके पास भी कस्टडी है उसके पास नहीं है तो वो मिल नहीं सकता है। तो इसको हम विजिटेशन राइट कहते हैं। तो विजिटेशन राइट जो है कोर्ट हर मामले में ग्रांट करती है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है, हर कोर्ट का एक व्यू है कि यदि मदर और फादर के अंदर डिस्प्यूट होता भी है, ठीक है, उनके अंदर यदि उनका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता भी है, तो उस केस के अंदर बच्चा जो है वो डिप्राइव्ड ना हो रहा है। बिकॉज एक बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स का प्यार जरूरी होता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज की वाइफ हस्बैंड के अंदर डिस्प्यूट है, फ्रैक्शंस है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे ना जाए। तो जो भी फादर है या मदर है जिसको कस्टडी मिली है और जिसे नहीं मिली है, तो वो विजिटेशन राइट फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट विजिटेशन राइट फादर के लिए ही नहीं बल्कि उसके दादा दादी अदर फैमिली मेंबर्स के लिए भी ग्रांट करती है। मतलब कोई मना नहीं कर सकता है बच्चे से मिलने के लिए? नहीं, बच्चे से मिलने के लिए मना नहीं कर सकता। अब ये भी डिपेंड करता है केस के ऊपर कि आप किस केस में यदि मना किया जा रहा है तो क्या हजार्डस है बच्चे के लिए, ये भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करेगा केस के ऊपर। लेकिन विजिटेशन राइट का प्रोविजन होता है जिसमें आप बच्चे का विजिटेशन राइट ले सकते हो, आप घुमाने फिराने ले जा सकते हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स होता है दोनों के अंदर। वरना मैम एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टैट्स आया अभी मेरे लैंडलाइन नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन के। पहले विमेंस की भी बहुत कॉल्स आती थी, बट आजकल ना पुरुषों के भी बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मेल्स के भी। 376 लगा दिया। मैम ये 376 क्या है? हड़कंप मचा हुआ है कि किसी विमेन ने अगर कुछ बोल दिया तो डायरेक्ट उस पुरुष को लेके पुलिस स्टेशन चली जाती है पुलिस। तो मैम कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन फॉर अस? अभिषेक, मैं आपको 376 के बारे में बता देती हूँ। 376 जो है वो बेसिकली 376 आईपीसी है। वो जो डिफाइन करता है वो विमेन के मॉलेस्टेशन को डिफाइन करता है। बेसिकली रेप चार्जेस होते हैं। आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन आज की डेट में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे वेग केसेस भी हैं। और यदि कोई भी केस जो कि महिला के मॉलेस्टेशन के अगेंस्ट है, तो आपको याद हो 2014 में एक निर्भया केस आया था। तो उस केस के बाद एक ऐसा डायरेक्शन है सारे पुलिस स्टेशन में, यदि महिला कोई भी कंप्लेंट करती है, ठीक है, 354 भी एक सेक्शन है जो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। बेसिकली किसी भी ऐसा एलिगेशन जो किसी महिला के मॉडेस्टी के अगेंस्ट है तो 354 के अंदर भी दर्ज कराया जाता है, और छेड़खानी, इम्प्रॉपर बिहेवियर एंड ऑल दैट। वैसे 376 रेप केसेस के अंदर स्पेसिफिकली दर्ज होता है।
अब डिपेंड करता है कि क्योंकि एक डायरेक्शन है पुलिस को कि यदि महिला कोई भी कंप्लेंट लेकर आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना, उसको रजिस्टर्ड करना कंपल्शन है, तो इसलिए उस केस में केस दर्ज होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसका यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, क्योंकि ये तो देखो कोर्ट में ही प्रूव हो पाता है कि यदि जो केस किया गया है उसके क्या कितनी सच्चाई है, या उस पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें कितना मटेरियल है। हम जब तक उसको उसमें क्या सब्सटैंशियल प्रूफ आ रहा है, जब तक हम सब्सटैंशियल प्रूफ को नहीं देखेंगे या कोर्ट नहीं देखेगी तो किसी भी नतीजे पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। बट मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया कि क्या होता है 376। मैम वो सब तो सही है, राइट, कि मॉलेस्टेशन किसी विमेन ने अगर बोला तो डायरेक्टली पुलिस उसको उठा के लेके जाती है मैम, बट आए दिन इनफैक्ट कि एक महिला ने 13 अलग अलग कोर्ट में 13 पुरुषों के लिए रेप चार्जेस लगा रखा है। कल ग्रेटर नोएडा, जहां पे हमारा ट्रस्ट है सेवियर फाउंडेशन, उसके 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद एक माँ ने अपनी डॉटर को ऐसे केसेस में इन्वॉल्व कर दिया है, और कितने सारे पुलिस वाले उसमें लॉयर सारे संलिप्त होते हैं। तो आप इस पे आप क्या बोलती हो कि क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद पुरुषों के साथ भी नाइंसाफी है, क्योंकि वी रिस्पेक्ट विमेन सिस्टर्स बट शायद फादर्स की भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए अभिषेक, इसमें मैं ये बोलूंगी कि अब जैसे आपने बताया, देखिए हर चीज का एक यूज होता है, एक मिसयूज होता है। बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जिसके मिसयूज हुए हैं और होते आए हैं, फेक केसेस डाले जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ पहले हमारे समाज में महिलाएं थोड़ी कमजोर थी, तो उस हिसाब से लॉ को बनाया गया है। बट टाइम टू टाइम आपने देखा होगा लॉ चेंज होता है, ठीक है, लॉ से डील करने के तरीके चेंज हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाता है। जैसे कि भी हमने 376 की बात की, 377 भी पहले था, उसको रिपील किया गया। तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जो ऑफेंस नहीं रहे। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं एक महिला ने 13 केसेस फाइल किए 13 पुरुषों के अंदर, तो क्या होता है कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो पुलिस भी उसकी कितना उसके अंदर सीरियसनेस है उसको भी देखती है, कोर्ट भी देखती है कि कितना सीरियसनेस है। अब केस तो रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन उसको प्रूव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। राइट, चैलेंज होता है मैम, बट जैसे जो भी 13 लोग जो फंसे होंगे, इसमें भी तो बहुत सारे टाइम टेकन होता होगा ना, कि लाइक वो अभी तक भी जेल में होंगे कितने लोग, तो इससे कैसे निकला जाए, इससे जेन्युइन लोग फंस जाता है तो उस किस तरीके से निकला जाए इस सिचुएशन से? देखिए, जहाँ पे ऐसे केसेस की बात आती है तो मान लीजिए एक पुलिस के पास पावर होता है कि यदि उनको ऐसा लगता है कि केस के अंदर झूठा केस है या कुछ है, तो कभी कभी वो विदाउट अरेस्ट भी चार्जशीट फाइल करती है। बट यदि वो अरेस्ट कर भी लेती है तो बेल का प्रोविजन होता है, ठीक है। अब बेल, अब कोई जब जेल में बंदा जाता है या जेल में कोई भी अक्यूज जाता है तो बेल का प्रोविजन है, तो आप रेगुलर बेल लगाते हो कि भाई ये केस है और इस केस के लिए हमें एटलीस्ट जब तक ट्रायल चलेगा टलेगा तब तक हमें बेल दिया जाए। और ऐसे ही मान लो आप बाहर भी हो और आपको ऐसा कोई एप्रीहेंशन है कि आपकी अरेस्टिंग होगी, तो उसके लिए अंतरिम जमानत की एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होता है। तो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दिया तब कोर्ट भी देखती है कि केस के अंदर क्या सीरियसनेस है। यदि उन्हें लगता है कि नहीं केस हो सकता है मुकदमा झूठा हुआ हो, या हो सकता है कि इसको हम जांच करके ही पता चल पाएगा, तो उस केस में कोर्ट भी लीनियंट होती है, व्यूज को देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट करती है, फिर बेल भी ग्रांट करती है। तो बेल का प्रोविजन इसीलिए ही बनाया गया है कि ड्यूरिंग ट्रायल तो काफी समय तक चलता है, बट यदि इतने दिन तक तो किसी को अंदर रखना सही नहीं है, तो उसके एंटीसीडेंट्स को देखते हुए, उसके जितना भी पीछे का रिकॉर्ड्स को देखते हुए और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बेल का डिसीजन कोर्ट देती है। ओके, वरना जी एक और प्रश्न बहुत आ रहा है आजकल जो आपने देखा होगा चाइनीज एप्स, जहां पे आप अपने पैन कार्ड आपने डाला और आपने आधार डाला और आप जो भी आपको लोन आपको मिल जाता है, राइट। लोन मिलने के एवज में उन लोग क्या करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंपनी, और उसके बाद अगर किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर कोई ईएमआई को बाउंस करता है तो उसके पूरे परिजनों को गाली देना, धमकाना, थ्रेट करना, क्या ये सही है? और इसके लिए क्या कानून है पब्लिक के लिए जो जिसने मजबूरी में लोन ले रखा है? मैम देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जैसे कि आपने बोला कि आप लोन लेते हैं, ठीक है, चाइनीज ऐप है और उसका डेटा वो ले लेते हैं आपके फोन से, जब आप उसको एक्सेस कर पाते हैं वो, मतलब जो भी जिस तरीके से भी। देखो, ये तो पहले तो चीज की यही गलत है, क्योंकि आप किसी का फोन
बिना परमिशन के उसके कॉन्टैक्ट्स को ले रहे हो, ठीक है, तो आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी ये राइट टू प्राइवेसी, जब तक आप किसी को कोई चीज देना नहीं चाहोगे और बिना आपके मर्जी के आप की चीज को ले रहे हैं तो कानूनी तौर पे ये गलत है, आप इसको नहीं ले सकते। इट ऑल्सो कम्स अंडर द फ्रॉड कि आपने बिना बताए इस तरीके से डेटा चुरा लिया है, ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा, आपने ये बोला कि आप लोन ले लेते हो किसी भी प्रकार का, फिर आप उसके EMI शायद ना दे पाए तो उस केस के अंदर डराने धमकाने का कार्य किया जाता है। पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो बेसिकली इसमें कानून सीधा सीधा ये कहता है कि यदि आपने लोन लिया है, ठीक है, और आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही, कोई भी लोन हो सकता है, वो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप होम लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, बट ऐसा पाया जाता है कि सामने से जो भी कंपनी है वो सामने जो भी उसका कंज्यूमर है उसको धमकाती है। ये कानूनी रूप से बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी रिपेमेंट नहीं आती है तो वो एक सिविल नेचर का मैटर है, और जब सिविल नेचर का मैटर है वो, तो आप डरा धमका नहीं सकते हो। आपके पास सीधा सीधा तरीका होता है, पहले आप उसको उसके रीपेमेंट के लिए लीगल नोटिस सर्व करते हैं रिकवरी के लिए, और यदि नोटिस पे भी आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो आप कोर्ट के पास जाते हैं, प्रॉपर प्रोविजन के अंदर आप रिकवरी का मैटर फाइल करते हैं और रिकवरी के कोर्ट के द्वारा फिर वो रिकवरी ले सकते हैं। बट डराना धमकाना ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि पास्ट में भी एक ऐसा केस आया था जहाँ पे ICICI बैंक के खिलाफ एक केस किया गया था, उनके रिकवरी एजेंट्स की वजह से किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। बहुत सारे। तो ये बिल्कुल ही अवैध है, गलत है, और लोगों को यदि ऐसे फोन आते भी हैं तो कभी आप अटेंड मत करिए, आप उनको सीधा कहिए कि आप यदि मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी तो आप रीपेमेंट का मेरे ऊपर लीगल नोटिस कर सकते हैं, मैं आपको वापस करूंगा। राइट, बट अगर उसके फैमिली मेंबर्स को कॉल किया जाता है, राइट, और उसके जैसे आपके जो भी हम नाम से सेव करते हैं, अगर उनको कॉल करके उनको धमकाया जा रहा है तो इसके लिए वो क्या करना चाहिए? क्योंकि लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखिए, यदि इस तरीके की कॉल आती है आपके पास तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए कि इस तरीके का मेरे पास कॉल आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा कॉल जिसको आप जानते ही नहीं है, आप जिसको पहचानते नहीं है, जस्ट कि आपके पास उनका नंबर है, यदि वो इस तरीके के कॉल कर रहे हैं आपको तो ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है, और कोई भी आपको ऐसे कॉल करके धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। तो आप बिल्कुल पुलिस को कंप्लेंट करिए, पुलिस को बताइए, तो पुलिस आपकी जरूर मदद करेगी इस केस में। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को ब्रेक डाउन किया। आई एम श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोन से परेशान है, जो भी इस तरीके के रिकवरी एजेंट से परेशान ना हो। सैकड़ों लोगों ने अपनी सुसाइड कर लिया, प्लीज डू नॉट सुसाइड, कानून है लोगों के लिए। थैंक यू। बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है और नॉर्मल सब लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा आई एम श्योर, कि कोई बंदा जा रहा है, पुलिस वाले ने उन्हें रोका और उनके बाइक की चाबी निकाल लेते हैं पुलिस वाले, राइट। तो एक नॉर्मल इंसान उस समय में कैसा रिएक्ट करना चाहिए और उस नॉर्मल इंसान के लिए क्या कानून है? यदि इस तरीके की कोई घटना होती है तो पहली बात तो देखो, मैं पुलिस को भी किसी इस तरीके के एलिगेशन से लेबल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ, यदि ऐसा कुछ है तो जरूर कोई ना कोई लॉ का वायोलेशन हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि एक राह चलते बाइक राइडर को तो ऐसे तो चाबी खींचेंगे नहीं पुलिस वाले, वो कोई ना कोई वायोलेशन होगा। बट यदि वायोलेशन है और इस तरीके की पुलिस हरकत कर रही है कि चाबी छीन लिया या कुछ भी, तो ऐसे बेसिकली करना नहीं चाहिए, नहीं, ये कानून नहीं कहता है। यदि वायोलेशन है लॉ का तो आप उसके अंदर प्रॉपर कंप्लेंट कीजिए, चालान करिए यदि ट्रैफिक से रिलेटेड है तो। बट चाबी खींच लेना या परेशान करना, ये तो एक नॉर्मल सेंस भी है, नॉर्मल हम कॉमनली इस चीज को जानते हैं कि कोई हर चीज का एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के थ्रू ही आप कानूनी चीजें कर सकते हो। आप अननेसेसरली किसी का आप चाबी तो नहीं स्नैच कर सकते। आपको यदि जब्त भी करना है तो एक प्रॉपर तरीके से जब्त करेंगे और प्रॉपर तरीके से उस प्रोविजन के अंदर चलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैम मुझे पता है कि आप बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर ICC मेंबर हो, सो मैम कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन ICC क्या होता है? अभिषेक, ICC मींस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, राइट। सो एक एक्ट है जिसको बेसिकली प्रोविजन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एट वर्क प्लेस, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस एक्ट के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रीमाइसेस जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो
उसके अंदर एक पीसफुल माहौल होनी चाहिए महिलाओं के लिए, कि ऐसा ना हो कि महिलाएं डर के काम कर रही हो यहाँ पे, या आजकल महिलाएं देर रात तक भी काम करती हैं, तो ऐसा ना हो एक डर के माहौल में जी रही हो। तो कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित एक वर्क प्लेस पे कैसे रखे, उसके लिए क्या कानून है। हालांकि देखिए कोई भी छेड़छाड़ का मामला हो, वो सब तो आईपीसी के अंदर है ही, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था जिसमें वर्क प्लेस के अंदर महिलाएं सुरक्षित रहें, और उनके साथ यदि किसी प्रकार का प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता है या इम्प्रॉपर बिहेवियर होता है, तो उसके अंदर महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो इस एक्ट के अंदर बेसिकली वो कंप्लेंट फाइल करती हैं। लेट्स सपोज एक महिला काम कर रही है और उनसे किसी ने एक इम्प्रॉपर वे में बात कर लिया, हो सकता है छेड़खानी भी कर दिया, हो सकता है थ्रेट भी दिया हो, ठीक है, तो वो महिला एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है अपने एम्प्लॉयर को अगेंस्ट द पर्सन जिसका बिहेवियर उसे प्रॉपर नहीं लगा। तो वो कंप्लेंट कहाँ ली जाएगी, तो उसके लिए एक आईसीसी कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, एज पर द रूल। तो उस एक्ट के अंदर आईसीसी कमिटी बनती है, उस आईसीसी कमिटी के पास वो कंप्लेंट जाता है जो महिला के द्वारा फाइल किया जाता है। तो उस कमिटी में कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी होता है। मैं काफी कॉर्पोरेट्स में मेंबर हूँ, और पॉश के अंदर विच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसके अंतर्गत लोगों को वर्कशॉप भी देने होते हैं। हर एम्प्लॉयर को वर्कशॉप देना होता है कि जो एम्प्लॉयज है उनका बिहेवियर महिलाओं के प्रति कैसा होना चाहिए, और आप कैसे बिहेव करोगे कि उनको अच्छा लगे, वो एक बहुत अच्छे माहौल में, एक हेल्दी माहौल में काम करें। उससे एम्प्लॉयर का भी फायदा है, एम्प्लॉयज का भी फायदा है। तो इस तरीके की जो कंप्लेंट है जो वर्क प्लेस के अंदर होती है, वो आईसीसी कमेटी के अंदर लिया जाता है, और आईसीसी कमेटी डिसाइड करती है उसको, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए एज पर द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको लोग नॉर्मल लोगों को नहीं जानने की वजह से बहुत सारी चीजें वो मिस कर जाते हैं। तो आपका ये जो काम है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। सेवियर फाउंडेशन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा चीजों में आगे रहता है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे लगातार काम करें जिसकी वजह से समाज को भी फायदा मिले, और हम जैसे लोग जो कि करना भी चाहते हैं लेकिन हमें भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि हम कहाँ से हेल्प करें। तो आप जैसे लोग ऑब्वियसली आप अच्छा कर रहे हो और आप आगे जिंदगी में अच्छा करते रहें। मेरे पूरे विशेष आपके साथ हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी, एंड आई एम श्योर कि मैं ऐसे करता रहूंगा काम, और ताकि लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच मैम। गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शेयर से बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एंड डिस्क्रिप्शन में वंदना जी की वेबसाइट, इनकी आईडीज मैं शेयर कर दूंगा, ताकि किसी को भी अगर जरूरत हो तो मैम को प्लीज कांटेक्ट करें। हाँ की पूरी टीम है, सो अगर आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है तो मैम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनका नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू मैम।